उस ग्राफ को पढ़ते समय हमको क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती है और उसके बाद हम बात करेंगे इसका क्या इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में। माना डगर थोड़ी मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। वक्त यही है, करना यही है। चाहे तो मेहनत कर लो और चाहे तो इस समय को सोने में बिता दो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, वेलकम टू संकल्प भारत। संकल्प भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बीएन राय लेकर आया हूं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का सेकंड लेक्चर और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला लेक्चर है। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेसिक्स अबाउट ओरिजिन क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, पोजीशन ऑफ पॉइंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद बात करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की, इक्वेशन क्या है स्ट्रेट लाइन की। और फिर बात करेंगे कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को या दुनिया के किसी भी ग्राफ को कैसे पढ़ा जाता है। एंड द लास्ट वन इज कि इस ग्राफ का फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है। इन ग्राफ की एनालिसिस की वजह से हम फिजिक्स के कैसे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले पार्ट की तरफ। एंड द फर्स्ट पार्ट इज बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसका सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्या भाई, ओरिजिन, एक्सिस एंड पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। ओरिजिन क्या होता है, एक्सिस क्या होता है और पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, कैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन को मार्क करा जाता है। तो ये सब जितनी चीजें हम बात करते हैं ये हम एक प्लेनर बॉडी के बारे में सारा का सारा ज्ञान निकालते हैं। और कोई भी प्लेनर बॉडी दो एक्सिस के बीच में होती है, एक का नाम होता है एक्स एक्सिस और एक का नाम होता है वाई एक्सिस। जिस पॉइंट पर ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, उस पॉइंट को कहा जाता है भाई साहब ओरिजिन। ठीक है, ये जो दोनों रेफरेंस लाइन है जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है ये कही जाती हैं एक्सिस। इसका नाम होता है अपने पास एक्स एक्सिस और इसका नाम होता है भाई साहब वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए अब उसके बाद और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है समझने वाली, वो है कि अगर आप एक्स की बात कर रहे हैं तो देखिए इधर की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो रेफरेंस के लिए इधर की सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। तो ये हमारा प्लस एक्स होता है तो ये हमारा माइनस एक्स होता है। ऊपर की सारी वैल्यूज वाई वाली एक्सिस में सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं तो नीचे सारी की सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। ये सब तो हमने बहुत बेसिक पढ़ रखा है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं एकदम बेसिक से कि अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तब भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। तो अब यहां पर क्या हो गया, हमें दो बातें क्लियर हो गई। एक हमारा ओरिजिन जहां पर मेरी दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को अपन ओरिजिन बोलेंगे। ठीक है, और ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल वाली लाइन एक्स एक्सिस कहलाती है और वर्टिकल वाली लाइन वाई एक्सिस कहलाती है। अच्छा सर, क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगी, हॉरिजॉन्टल ही रहेगी एक्स और ये वाई रहेगी? नहीं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किसको एक्स मानना चाहता हूं, किसको वाई मानना चाहता हूं। बस कंडीशन क्या है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। एक्सिस आर बेसिकली रेफरेंस लाइन। मैं इसको भी एक्स एक्सिस कह सकता हूं और इसको भी वाई एक्सिस कह सकता हूं। क्या सर हमेशा इधर की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी? नहीं, ये जरूरी नहीं है। अगर आप इधर की वैल्यू को नेगेटिव मान रहे हो तो नीचे वाली वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। अरे ठीक है, और क्या, और अगर आप आगे की वैल्यू को नेगेटिव मान रहे हो तो आपकी नीचे की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। और वो कहां से डिसाइड होगा, वो होगा ओरिजिन से, और इसको लिखा जाता है 0,0। इसकी पोजीशन को मार्क किया जाता है 0,0। मतलब ऑब्जर्वर जो है, जब इसी को फिजिक्स के रेफरेंस में लेके जाएंगे तो ऑब्जर्वर जो है वो जहां बैठा हुआ है अगर हमने उसको रेफरेंस मान लिया तो ये कहा जाएगा कि इट इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। अरे बात समझ आ रही? चलिए देखिए, तो जिस पॉइंट पर दोनों एक्सिस कोइंसाइड कर रही हैं उसको हमने मार्क किया 0,0 से और उसका नाम रखा ओरिजिन, और ये 0,0 कहलाया पोजीशन ऑफ ओरिजिन। ठीक है, अब ओरिजिन से अदर पॉइंट का पोजीशन देखना होगा तो हम वो पोजीशन कैसे देखेंगे, आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए, अब आपके पास रही एक एक्स एक्सिस ऐसे। ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं सर। देखिए, ये आपके पास हो गई एक एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये आपके पास हो गई बेटा एक वाई एक्सिस। समझो, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ये तुम्हारा एक्स हो गया और ये तुम्हारा वाई हो गया। अगर ये तुम्हारा प्लस एक्स है तो ये तुम्हारा माइनस एक्स होगा, अगर ये तुम्हारा प्लस वाई है तो ये तुम्हारा माइनस वाई होगा। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ उसको हमने बोला क्या, 0,0। ठीक है, अब चलो अब मार्किंग लगाओ। इधर लगाया 1 2, ठीक है,
देखो इसको हमने लिखा 1, इसको लिखा 2, इसको लिखा 3, ठीक है। एक और बना लेते हैं, यहां पे लिख लिया 4, सेम एज यहां पे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा। अब मेरे से कहा गया यहां पर -1 लिखा, -2 लिखा, -3 लिखा और -4 लिखा। बेटा अब इधर भी मार्किंग कर ही लेते हैं, इधर -1 लिखा, इधर -2 लिखा, इधर -3 लिखा और इधर -4 लिखा, सबके बीच के गैप्स बराबर है, ठीक है। अब मेरे से कहा गया कि मार्क करो 3,2। मेरे से कहा गया मार्क करने के लिए क्या भाई 3,2। पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट जो हमको मार्क करने के लिए कहा गया वो कहा गया 3,2 मार्क करो। तो देखो मेरा x भी पॉजिटिव है, 3,2 का मतलब जो पहली प्रायोरिटी पे है वो x है, जो बाद में है वो क्या है y है। इसका मतलब है कि ग्राफ पर मेरा पहले x मार्क होगा, उसके बाद y मार्क होगा। तो x एक्सिस पे वैल्यू हमारी कितनी है, x एक्सिस में वैल्यू हमारी 3 है और y एक्सिस में वैल्यू हमारी 2 है। तो देखो ये हमारे पास हो गया 3 और ये हमारे पास हो गया 2। अब इसकी मार्किंग लगानी है हमको भाई, तो अब इसकी मार्किंग हम कैसे लगाएंगे, तो देखो 2 को आगे एक्सटेंड करो और 3 को आगे एक्सटेंड करो। ये जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं, ये जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं, ये पॉइंट क्या कहलाएगा भाई, ये पॉइंट कहलाएगा 3,2, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब कहा गया कि एक काम करो बी पॉइंट मार्क करके बताओ। ये तो मेरा ए पॉइंट हो गया। अब मुझे बी पॉइंट मार्क करना था भाई, तो बी पॉइंट अपने पास कितना है भाई, बी पॉइंट अपने पास मान लिया जाए कि हमारे पास हो जाए -3, -4, अगर -3, +4, ठीक है। अगर हमको बी पॉइंट मार्क करना हो -3, +4, तो मतलब इसका क्या है कि x में वैल्यू मेरी -3 है और y में वैल्यू मेरी +4 है। तो देखो वो कहां मिलेगा, y में वैल्यू +4 और x में वैल्यू -3। तो देखो अब क्या है कि -3 ये वाली पोजीशन है और +4 तुम्हारी ये वाली पोजीशन है। तो जब इसकी मार्किंग करोगे तो कैसे करोगे भाई, देखो ये एक लाइन तुम्हारे पास ये हो गई और एक लाइन तुम्हारे पास ये हो गई। जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट जो तुम्हारा हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया -3, 4। जैसे ये वैल्यू आपकी -3 हो गई और ये वैल्यू आपकी +4 हो गई, ठीक है। अरे यहां तक बात समझ आई। चलो मैं तो उम्मीद करता हूं ये सब तो आपको पहले से भी आता होगा, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपके पास कोई भी एक ऐसा एक्सक्यूज न रह जाए कि अरे यार ये बात मुझे समझ नहीं आई। क्यों, क्योंकि आपको फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स को स्मूथली समझना है। ये सारे लेक्चर्स आपकी फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए। अब उसके बाद अगर अपने पास कोई सी पॉइंट की मार्किंग करने के लिए कह दिया गया कि सी पॉइंट मार्क करो -2, -3, तो मैं कैसे मार्क करूंगा, इसका मतलब है कि x में वैल्यू मेरी -2 है और y में वैल्यू मेरी -3 है। x में वैल्यू मेरी -2 है और y में मेरी वैल्यू -3 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू हमारी हो जाएगी -3 और ये वाली वैल्यू हमारी हो जाएगी -2। और जब इसके कोऑर्डिनेट को मार्क करेंगे तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, -2, -3, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। अगर मुझे डी पॉइंट मार्क करने के लिए कह दिया जाए, ये मेरा सी पॉइंट हो गया, ये मेरा बी पॉइंट था। अगर डी पॉइंट मुझे मार्क करने के लिए कह दिया जाए क्या, 3, -3, तो मैं कैसे मार्क करूंगा, इसका मतलब है कि x में वैल्यू मेरी +3 है और y में वैल्यू मेरी -3 है। तो x में मेरी वैल्यू +3 है भाई, देखो x में मेरी वैल्यू +3 है और y में मेरी वैल्यू -3 है। और जब मैं इन दोनों लाइन को देखो, ये अपने पास हो गया, ये अपने पास हो गया +3 और ये अपने पास हो गया -3। तो ये जो पॉइंट मिला हमको, देखो ये जो पॉइंट मिला हमको, ये पॉइंट क्या मिला, ये हमको मिला 3, -3। ये हो गया अपना डी पॉइंट। अच्छा बहुत बढ़िया। तो इससे हमको क्या पता चला कि अगर मैं +x और +y में हूं तो यहां मेरी दोनों वैल्यूज कैसी है, पॉजिटिव है। यहां एक वैल्यू x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। यहां पर दोनों नेगेटिव है और यहां पर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, ठीक है। इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट्स के नाम हो गए। अरे ठीक है, चले आगे बढ़े। ये तो हमारे पास था कैसे हम किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन को मार्क करें रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन को रखकर। ओरिजिन कौन सा है, वो पॉइंट जिसकी वैल्यू क्या है, 0,0,0, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला पोर्शन है, जो हमारा अगला पार्ट है, वो है स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में सबसे पहली बात शुरू होती है डिस्टेंस फॉर्मूला से और ये कोऑर्डिनेट से ही निकाले जाते हैं,
ठीक है, चलिए। अच्छा, सबको मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप 10वीं क्लास पढ़ के आए। पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता ही होगी। पाइथागोरस थ्योरम नाम का बेसिक तो आपको पता ही होगा सर, और हम लोगों ने अपने लास्ट वाले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री वाले में भी उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, चलो उसी से कहानी स्टार्ट करेंगे भाई, कि अब अपने पास दो एक्सिस है, एक अपने पास एक्स एक्सिस है और एक अपने पास वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हमारी जो एक्सिस है ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक, और एक हमारी एक्सिस हो जाएगी वाई एक्सिस। देखो क्या भाई, सॉरी टू रिकॉग्नाइज, क्या भाई ऐसा क्या कर दिया हमने? हाँ ठीक है, चलो देखो, ये अपने पास हो गई वाई एक्सिस, रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा, बताओ, ये एक्स एक्सिस और ये अपने पास वाई एक्सिस। ठीक है, अब मैं इसमें कोई ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींच दे रहा हूं, देखो ये मैं स्ट्रेट लाइन खींच दे रहा हूं यहां पे। ठीक, अब देखो ये जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है दोनों एक्सिस, अभी हमने पढ़ा और समझा कि इसको अपन नाम देते हैं 0,0,0। ठीक है, अब ये जो लाइन हमने जो सीधी लाइन खींची है इसके दो पोजीशन होंगे, एक यहां पर एक पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंड पॉइंट। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट था इसका पोजीशन होगा x1 y1, और भाई जो एंड पॉइंट होगा इसका पोजीशन होगा अपने पास x2 y2। मार्क कर दिया। अब इस मार्किंग को अगर हम फील करें जैसे अभी हमने पोजीशन से फील करा था, तो क्या देखा था भाई, क्या देखा था भाई, कि ये जो वैल्यू है मेरी, ये वाली जो वैल्यू है मेरी, ये मेरी वैल्यू x1 है, और ये मेरी वैल्यू क्या है, ये मेरी वैल्यू y1 है। सेम एज अगर मैं इस वाले पॉइंट को देखूं, इस वाले पॉइंट की मार्किंग देखूं, तो इस वाले को मैं बोलूंगा x2 है, और इस वाले को मैं बोलूंगा ये क्या है भाई, ये y2 है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मुझे करना क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब है कि मुझे निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, और वो कहां से निकलता है, वो निकलता है डिस्टेंस फॉर्मूला से। और दो पॉइंट को सबसे छोटे रास्ते से जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसको स्ट्रेट लाइन कहा जाता है, या जो भी आर्क होती है उसको स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो देखिए भाई, ये आपके पास y2 हो गया, ये आपके पास y1 हो गया। इस वाली लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड करा तो मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखा, और जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल दिखा मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के d निकाल सकता हूं, अगर मुझे बेस और परपेंडिकुलर पता चल जाए तो देखो उसके लिए हमने क्या करा, ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, तो ये कितना हो जाएगा, बता दो ये कितना हो जाएगा भाई। क्या ये बात सबको क्लियर है कि इसको मैं लिख सकता हूं x2 माइनस x1? अरे यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। ये हमारा हो गया x2 माइनस x1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो y2 माइनस y1। घबराने वाली बात नहीं है, ये पूरी वैल्यू तुम्हारी क्या है, y2 है, ये वैल्यू y1 है, तो यहां से यहां तक y2 माइनस y1 हो जाएगा। और इससे मैंने इंटरप्रिटेशन निकाली कि अगर मेरा एक ट्रायंगल है, अगर मेरा एक ट्रायंगल है, और वो कैसा है भाई, वो कुछ इस हिसाब से, ये वैल्यू जो है वो x2 माइनस x1 है, और ये वैल्यू जो है ये y2 माइनस y1 है भाई, तो ये जो मेरा d होगा ये किसके बराबर होगा, ये होगा अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस और क्या भाई, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी को बोला जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अरे ठीक है, ये हमारा हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब चलो भाई बहुत बढ़िया, ये तो निकल गया अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला, कोई बात नहीं। अच्छा, अगर इसी में एक और फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो भी समझ लो कि अगर कोई दो गिवन पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो अपन मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं यार। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, ये अपने पास x1 है, ये अपने पास x2 है। अरे ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास हो जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, ये तो कहानी हो गई डिस्टेंस फॉर्मूला की, और डिस्टेंस का ही एक हिस्सा हम लोगों ने निकाल दिया जिसका नाम रख दिया हम लोगों ने मिड पॉइंट। अच्छा, यहां पर x1 और x2 की वैल्यूज जिस कोऑर्डिनेट में जैसे है, जहां पॉजिटिव नेगेटिव है उसी के साथ यहां पर रख देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला, इसका क्या यूज है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला का कोई यूज है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। अब जैसे मान लो मैं तुमसे कह रहा हूं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, तुमको कह दिया -2,4 एंड -4, -2 के बीच का डिस्टेंस निकालो। क्या डिस्टेंस होगा, तो तुमको कुछ नहीं करना,
तुमको कुछ नहीं करना भाई, मार्किंग लगाओ। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास x1, ये तुम्हारे पास y1, ये तुम्हारे पास x2, ये तुम्हारे पास y2। और अगर तुम इसको ग्राफ पर प्लॉट करोगे, आओ देखो, अगर तुम इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो तुमको कैसा ग्राफ मिलेगा, ये तुम्हारी हो गई x एक्सिस, ये तुम्हारी हो गई y एक्सिस, ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है, ये x हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा y हो गया भाई। एक x हो गया, एक y हो गया। अब समझने वाली बात ये है, अब समझने वाली बात ये कि -2,4 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, जहां x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो आंसर है सेकंड क्वाड्रेंट। तो वो कहां होगा, x में कहीं अपने पास -2 और y में कहीं अपने पास कितना 4। तो ये हो गया अपने पास -2,4, एक पॉइंट। अच्छा दूसरा पॉइंट कहां है, दूसरा पॉइंट कहां है, -4, -2, मतलब ये अपने पास कहीं इधर है भाई, ये कहीं इधर है, यहां से भी -4, यहां से भी एक जगह से -4, एक जगह से -2। अच्छा ठीक है, ओके। तो कहां से, x से जो है वो अपने पास -4 है और y से जो है वो अपने पास -2 है। तो ये कहीं अपने पास इधर आ जाएगा और ये क्या होगा, -4, -2। अब तुमको निकालना है इनके बीच का डिस्टेंस। तो देखो इनके बीच का डिस्टेंस कौन सा, क्या होगा इनके बीच का डिस्टेंस, तो इनके बीच का डिस्टेंस बेसिकली ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा बीच का डिस्टेंस। इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, कैसे सेलेक्ट होगा, यहां से, हाँ ठीक है, देखो ये अपने पास हो गया कुछ इस हिसाब से। इसको हमने थोड़ा आगे स्लाइड कर दिया। तुमको कहां से कहां तक, इसकी कहां से कहां तक लेंथ निकालनी है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की लेंथ निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, ये तुम्हारे पास d का फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर। तो x2 कितना है, -4 और -2 करोगे तो -4 और माइनस प्लस हो जाएगा। देखो -4 और -2 रखेंगे, +2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद प्लस साइन, y2 - y1, y2 की वैल्यू कितनी है -2 और y1 की वैल्यू है +4। तो ये हमने लिख दिया 2, -2, -4 का स्क्वायर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो -4 + 2 ये अपने पास हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो +4 ही होगा। फिर उसके बाद प्लस लगा दिया, 4 और 2 अपने पास कितना, 4 और 2 अपने पास हो गया 6 हो गया भाई। अरे -4 -2 तो -6 ही होगा और उसका स्क्वायर करोगे तो ये तुमको मिलेगा +36, मतलब d की वैल्यू हो जाएगी अपने पास √40 यूनिट। अब ये कोऑर्डिनेट जिस यूनिट में दिए हुए हैं, डिस्टेंस आपकी उसी यूनिट में आ जाएगी। अगर ये कोऑर्डिनेट सेंटीमीटर में दे रखे हैं, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, मीटर में दे रखे हैं, मीटर में आ जाएगा। अरे बात समझ आ रही, सिंपल डिस्टेंस फार्मूला। अब ये कहा गया कि ठीक है यार, डिस्टेंस फार्मूला से कोई कॉन्सेप्ट भी बनता है क्या, डिस्टेंस फार्मूला से कोई कॉन्सेप्ट भी बनता है क्या, क्या डिस्टेंस फार्मूला का कहीं और अच्छा एप्लीकेशन है क्या। तो हमने कहा ठीक है भाई, आइए आपको डिस्टेंस फार्मूला का एक शानदार सा एप्लीकेशन दिखाते हैं और बताते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे कैसे और कहां कहां काम कर सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, ये अपने पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल की साइड मुझे दे रखी है क्या, -1, 5, -1 एंड 6, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें लिखा हुआ है सरकमसेंटर। एक वर्ड आया क्या, सरकमसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस। सरकमसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि एक सर्कल के अंदर बना हुआ एक ट्रायंगल, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं एक ऐसे सर्कल खींच दूं, देखो अगर मैं यहां पर एक ऐसे सर्कल बना दूं, इसको समझना, ये मेरे पास एक सर्कल हो गया, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अच्छे से इसको फील करना भाई। ठीक है, चलो आओ, अब इसके अंदर क्या है, ऐसे मैंने एक ट्रायंगल खींच दिया, कोई सा भी, ये ट्रायंगल खींच दिया। ठीक है भाई, ये कैसे भी बन सकता है, इसका कुछ स्पेसिफिक वे नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल बन गया। बस ये है क्या कि इस ट्रायंगल की जो सारी एजेस हैं वो कहां होनी चाहिए, वो होनी चाहिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पर। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पर, इसी वजह से इसको कहा इसका, और इस ट्रायंगल का जो सेंटर है उसका नाम क्या रखा गया, सरकम सेंटर। अरे बात समझ आ रही, मतलब सरकमफ्रेंस से ट्रायंगल के सेंटर पर, ध्यान दो। ठीक है, और ये जो सेंटर होगा, ये इस सर्कल का भी सेंटर होना चाहिए, ये इस सर्कल का भी सेंटर होना चाहिए, और भाई इस ट्रायंगल का भी सेंटर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1, ए पॉइंट। अच्छा, बी पॉइंट क्या दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है 5, -1, और सी पॉइंट क्या दे रखा है, दैट इज 6, 6। ठीक है, अब ये सेंटर,
अब ये सेंटर है। अब ध्यान से देखो, तो इसको मैं O कह दूं तो मैं इसके इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की ऑब्जर्वेशन से कह सकता हूं कि मेरा जो OA होगा वो OB के बराबर होगा। मेरा जो OA होगा वो OB के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ये क्या है? ये सरकम सेंटर है। एक सरकमफेरेंस पर बना रहा है साइड साइड पे भाई। इसके जो वर्टिसेस हैं वो एक सर्कल पर हैं और दोनों का सेंटर कॉइंसाइड कर रहा है। तो भाई जो OA होगा वही OB होगा और वही हमारा OC होगा। ठीक है, तो कहा गया कि बताइए इस O के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? तो मैंने कहा O के कोऑर्डिनेट्स मैं मान लेता हूं x, y। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकाल देंगे। कैसे भाई? देखो, जब OA OB के बराबर है और OB जो है वो OC के बराबर है, तो मैं पहले कह रहा हूं OA की वैल्यू OB के बराबर है। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो क्या मिलेगा। OA की लेंथ कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ भाई x माइनस, देखो x-1 है तो ये हो जाएगा x+1 का स्क्वायर प्लस। ठीक है, ये अपने पास y और ये अपने पास 5, तो ये हो जाएगा अपने पास y-5 का स्क्वायर इक्वल्स टू, जब आप OB की बात करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, OB की बात करेंगे तो ये क्या है? ये x, y है, ये 5, -1 है। तो भाई अब क्या करेंगे? x-5 का स्क्वायर प्लस x-5 का स्क्वायर प्लस y+1 का स्क्वायर। अरे ठीक है, चले भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब अगर मैं दोनों साइड इसका स्क्वायर कर दूं तो मेरा ये स्क्वायर हट जाएगा और फिर मैं a+b और a-b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूं और फिर इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो चलो करा जाए। देखे, अब जब एक अच्छा बच्चा होगा ना यार, जिसका मैथमेटिक्स अच्छा होगा, वो इसके बाद डायरेक्टली कुछ चीजें नोटिस करेगा। जैसे ये अपने पास स्क्वायर से ये अपने पास अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर, यहां भी एक्स स्क्वायर बनेगा, वाई स्क्वायर बनेगा, यहां भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बनेगा, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहां भी 5 का स्क्वायर 25, यहां भी 5 का स्क्वायर 25 कट जाएंगे, 1 का स्क्वायर कट जाएंगे। अरे बात समझ आ रही है? मैं बहुत हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत प्रैक्टिकल कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं। अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए कैसे। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं और इसको ओपन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? x² + 1 + 2x, और ये कितना हो जाएगा? ये अपने पास हो जाएगा y² + 25 माइनस 10y, और ये कितना हो जाएगा? सेम एज ये x² + 25 - 10x। अरे ठीक है, और फिर इधर कितना? ये हो गया अपने पास y² + 1 + 2y। अरे ठीक है, अब क्या भाई? अब कुछ कटेगा क्या? देखो, x² से x² कट जाएगा, y² से y² कट जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, ये 1 से ये 1 कट जाएगा। क्या मिला? ये आपके पास -10y और ये आपके पास क्या है? ये आपके पास 2x है, तो ये हो गया 2x - 10y। और यहां क्या हो गया? यहां क्या हो गया भाई? यहां पर आपके पास -10x है और +2y है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं लिखूंगा 12x, 10x और 2x 12x हो गया, और ये 10y और 2y इधर जाएगा तो 12y हो जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, x = y हो जाएगा। लेकिन ना तो मुझे वैल्यू x की पता है, ना तो मुझे वैल्यू x की पता है, ना तो मुझे वैल्यू y की पता है। अब जब मुझे x और y दोनों नहीं पता, बस ये पता चला कि x और y दोनों बराबर हैं, बट दोनों वेरिएबल हैं। और अगर दोनों वेरिएबल हैं तो मुझे एक दूसरी इक्वेशन और चाहिए होगी इसको सॉल्व करने के लिए। तो वो दूसरी इक्वेशन मैं अदर साइड के कंपैरिजन से बना लूंगा। अगर मैं कह दूं कि मेरा OB जो है वो OC के बराबर है, देखो, अगर मैं कह दूं कि मेरा OB जो है वो OC के बराबर है तो कोई गलत है क्या? ये सेंटर है, सरकम सेंटर का यही एक एज है कि OA, OB और OC तीनों बराबर होंगे। OA, OB और OC जो होंगे ये तीनों बराबर होंगे। तो अगले पार्ट पे अपन क्या कह सकते हैं? अगले पार्ट पे कह सकते हैं कि OA की वैल्यू जो है वो OC के बराबर है। देखो, अब OA कितना है अपने पास? OA कितना है वो तो हमने निकाला ही है भाई। क्या निकाला है? x+1 का स्क्वायर प्लस y-5 का स्क्वायर। देखो, OA की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? √(x + 1 का स्क्वायर प्लस y-5 का स्क्वायर। और OC कितना हो जाएगा? x-6 का स्क्वायर प्लस y-6 का स्क्वायर √। देखो कैसे निकाला? अरे भाई कैसे निकाला? x-6 का स्क्वायर प्लस y-6 का स्क्वायर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, हट जाएगा, और फिर इसका ओपन कर दो तो ये तुमको क्या मिलेगा? ये तुम्हें हो जाएगा x² + 1 + 2x, और ये कितना हो जाएगा? y² + 25 - 10x, और यहां क्या? यहां x² + 36,
एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x, और यहां पे कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12 वाई। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर से कट गया, और कुछ कटेगा क्या, और कुछ कटेगा क्या, नहीं, और कुछ तो कटता कटता नहीं दिख रहा है। ये अपने पास 10y है भाई, ये अपने पास 10y है, 10y, ये अपने पास हो गया 2x माइनस 10y प्लस 25 इक्वल्स टू, इधर कितना, इधर अपने पास हो गया माइनस 12x माइनस 12x माइनस 12y इक्वल्स टू प्लस 36 और 36 कितने हो जाएंगे, ये आपके पास 72। अरे बहुत बढ़िया। अब क्या करें यार, अब क्या करें भाई, अब सिंपल सी बात हम कर सकते हैं। अच्छा 25 एक ये वाला भी तो है, तो यहां पे क्या लिख लें, 25 एक 26 लिख लेते हैं। अब इन सबको एक तरफ करो, तो ये 12x इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारे पास हो जाएगा 14x, ठीक है। और ये 12y इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 12y, ये माइनस 10 है भाई, और ये माइनस 10y है, और ये प्लस 12y है, तो जब ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा प्लस 2y, एंड इट इज इक्वल टू 72 माइनस 26। बहुत अच्छा। अब क्या मिला, अब देखो 14x प्लस 2y विल बी इक्वल टू 12 में से 6 जाएगा, और यहां अपने पास 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2x कॉमन कर लें, 2 कॉमन कर लें इसमें, तो ये हो जाएगा 7x प्लस y विल बी इक्वल टू 23। 7x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 23। अच्छा x और y दोनों बराबर है, पहली इक्वेशन से मुझे ये मिला था, तो अगर मैं x और y दोनों बराबर रख दूं तो ये मेरा हो जाएगा 8x विल बी इक्वल टू 23, तो x की वैल्यू आ गई 23/8, तो मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए 23/8 23/8। ये रहा मेरे पास एक बढ़िया मैथमेटिक्स का अच्छा सवाल, जिसमें हमने डिस्टेंस फॉर्मूला को बहुत सही और बहुत सटीक तरीके से यूज कर लिया। ठीक है, चलें आगे बढ़े। आ जाओ, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला का बस आप थोड़ा सा एक उसको लगाने के लिए, क्या कह सकते हैं, लगाने के लिए आप तत्पर रहिए, लगा लीजिए, उसलिए कैसे उसकी कैलकुलेशन होती है, उसके साथ एक नया कॉन्सेप्ट क्या, सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इंट्रोड्यूस करके मैंने आपको ये एक सवाल लगवा दिया। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मन लगाकर मेहनत करेंगे और ये बेसिक मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स को अच्छे से कर लिया ना बेटा, तो फिर ना कोई समस्या ही नहीं आने वाली। फिजिक्स के रिगार्डिंग तो सारा रोना ही खत्म, फिजिक्स के रिगार्डिंग फिर कोई रोना ही नहीं रह जाएगा कि सर फिजिक्स नहीं आ रही है। अरे क्यों नहीं आ रही है, सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं यार, कॉन्सेप्ट कठिन नहीं होते हैं, कैलकुलेशन कभी कभार कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और उसमें कई सारी चीजें फिजिक्स की भी आती हैं, फिजिक्स के भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लेकिन उन सबको समझने के लिए सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो ये है बेसिक मैथमेटिक्स। एक एक चीज आपको थॉरली पता होनी चाहिए। जितनी चीजें आपको पता है उसको आप 2x पे करके देख लो, 1.5x पे करके देख लो। जो चीजें आपको नहीं पता है उसको आप आराम से पॉज करके नॉर्मल स्पीड पर धीरे 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 पढ़ो, समझो और आगे बढ़ो। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो आपको नहीं पता होंगी या जो आपको गलत तरह से पता होंगी, जैसे अपन ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में देखे थे। हमें यह भी पता होना चाहिए कि कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तब हमारा कमांड होगा। क्यों? क्योंकि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में ठीक ठाक मैथमेटिक्स आती है फिजिक्स के अंदर, चाहे जेईई मेंस की बात कर लें चाहे एडवांस की बात कर लें। एडवांस तो है ही है, मान लीजिए अपने में, ठीक है, वो तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस देता है, अच्छी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस दौर को और आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं स्ट्रेट लाइन के सेकंड पार्ट पर, दैट इज स्लोप ऑफ अ लाइन। व्हाट इज अ स्लोप ऑफ लाइन? ठीक, स्लोप को क्या कहते हैं अब समझिए। स्लोप को समझने के लिए आपको फिर से स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करनी पड़ेगी एक्स वाई कोऑर्डिनेट के बीच में। जैसे ये अपने पास हो गया एक एक्स एक्सिस और ये अपने पास हो गया एक वाई एक्सिस। ठीक है, चलो भाई, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, बढ़िया, आराम से समझेंगे भाई। ये अपने पास है एक्स और ये अपने पास है वाई। अब इसमें हम कोऑर्डिनेट्स मार्क करेंगे। एक कोऑर्डिनेट मार्क कर लिया, मान लीजिए मैंने यहां पर x1 y1, ठीक है, और एक यहां पर कहीं मार्क कर लिया, दैट इज x2 y2। ठीक है, तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को जोड़ने वाली जो लाइन है वो हमारी ये लाइन है। ठीक है, ठीक है, इसको स्ट्रेट लाइन से बना लेते हैं, सीधी सीधी लाइन खींच देते हैं, थोड़ा सुंदर लगेगा देखने में। ये अपने पास हो गया, ये दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली एक स्ट्रेट लाइन हो गई। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब सिंपल सी बात क्लियर है भाई, कि ये वाली जो वैल्यू है ये x1 है, ये वाली वैल्यू जो है y1 है। यहां से एक लाइन खींच दिया, यहां से एक लाइन खींच दिया, ये वैल्यू आपकी y2 है और ये वैल्यू जो है ये आपकी वैल्यू x2 है। इसको समझिएगा, तो ये जो एंगल होता है ना, इसका टैन
tan थीटा, sin थीटा cos थीटा tan थीटा पढ़े हैं, इसका जो tan थीटा होता है इसी को स्लोप बोला जाता है। तो tan थीटा क्या होगा बताओ भाई। tan थीटा की जब आप बात करेंगे तो tan थीटा होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू कितनी होगी y2 माइनस y1, और ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी अपने पास x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये अपने पास tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको कहा जाता है भाई साहब स्लोप। ठीक है, स्लोप हो गया अपने पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सर क्या ये स्लोप पॉजिटिव हो सकता है, क्या ये स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल भाई, ये स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है और ये स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है। tan थीटा, ये tan थीटा, थीटा स्लोप नहीं है याद रखना, tan थीटा स्लोप है। और इसी स्लोप को जब स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो एक और नाम से प्रेजेंट करा जाता है, एक और लेटर से प्रेजेंट करा जाता है जिसको बोलते हैं m। क्या बोलते हैं? m। जब स्ट्रेट लाइन में आपको स्लोप देखने को मिलेगा तो वहां पर स्लोप को अपन प्रेजेंट करेंगे किससे, m से, और ये किसके बराबर है, tan थीटा के। और tan थीटा क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब समझो, अब ये स्लोप दो होते हैं, एक आपके पास पॉजिटिव स्लोप होगा, एक आपके पास नेगेटिव स्लोप होगा। कब स्लोप पॉजिटिव होगा, कब स्लोप नेगेटिव होगा? ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ये आपके पास रेफरेंस लाइन है, समझिए ये आपके पास एक रेफरेंस लाइन है। इस रेफरेंस लाइन से हम लोग अगर एक दूसरी लाइन खींच रहे हैं ऐसे, देखो ये अपने पास, मैं एंगल देख के प्रेडिक्ट करने की बात कर रहा हूं, हर बार कोऑर्डिनेट देखने नहीं जाना है। अगर ये मेरा एंगल थीटा है, अगर ये मेरा एंगल थीटा है, बात समझ आ रही, और ये थीटा मेरा इधर से मैं इधर मेजर कर रहा हूं, समझना इधर से इधर मेजर कर रहा हूं, अगर ये मेरा थीटा जो है वो कहां से कहां लाई कर रहा है, वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो मेरा जो स्लोप होगा वो क्या होगा, मेरा वो स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अरे ठीक है, मैं 0 से लेकर 90 के बीच में डिफाइन कर रहा हूं, 0 से लेकर 90 के बीच में डिफाइन कर रहा हूं। याद रखना, इस लाइन का डायरेक्शन मत स्पेसिफाई करना, इस लाइन का डायरेक्शन मत स्पेसिफाई करना, ध्यान दो। देखो भाई, देखो अगर तुम इस लाइन को यहां भी एक्सटेंड कर दो, इस लाइन को ऐसे पीछे खींच दो, तब भी ये स्लोप कैसा रहेगा, ये स्लोप पॉजिटिव ही रहेगा। अरे ठीक है, चलो नेगेटिव स्लोप का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं इसी रेफरेंस लाइन से, ध्यान देना, अगर मैं इसी रेफरेंस लाइन से, ये अपने पास फिर से वही रेफरेंस लाइन है, ये अपने पास एक रेफरेंस लाइन है, ठीक है, यहां से बेटा इधर मैं एंगल मेजर कर रहा हूं, देखो यहां से अगर अपन इधर एंगल मेजर कर रहे हैं, ठीक है, हाँ चेंज कर दिया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर हम इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर कर रहे हैं, ये थीटा मेजर कर रहे हैं भाई, ये अपना रेफरेंस लाइन है, ये अपना रेफरेंस लाइन है, ठीक है, ये भी अपना रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन से इधर मेजर किए तो यहां जो आपका स्लोप होगा, यहां देखो ये थीटा, इसको कैसे लिखा जाएगा, ये 0 डिग्री से छोटा और माइनस 90 डिग्री से बड़ा, ये ऐसे मार्क किया हम लोगों ने। ये अपने पास प्लस 90 डिग्री है, ये अपने पास माइनस 90 डिग्री है, तो ये जो मेरा स्लोप होगा, ये जो मेरा स्लोप होगा, ये मेरा नेगेटिव स्लोप कहलाएगा। याद रखने के लिए फिजिक्स में मैं बताता हूं, क्या बताता हूं भाई, कि ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारे पास वाई एक्सिस है। अगर इसमें कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इसमें कहीं भी लाइन जो है ना वो ऐसे जा रही है, देखो अगर इसमें कहीं भी लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो यहां हर जगह जो आपका स्लोप होगा वो कैसा होगा, वो स्लोप कैसा होगा, वो स्लोप पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा नेगेटिव स्लोप का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर लाइन कहीं ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, देखो ये सारी की सारी लाइन, इसका जो थीटा होगा वो इधर होगा, प्लस एक्स से नापना है, प्लस एक्स से नापना है, ये सब का सब थीटा इधर जाएगा, तो ये सारे के सारे इन तीनों के जो स्लोप होंगे वो कैसे होंगे, इन तीनों का जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा बेटा, और इन सब का जो स्लोप होगा ये कैसा स्लोप होगा, ये पॉजिटिव स्लोप होगा। याद रखने के लिए सिंपल सा फंडा है कि ये यहां तुम अपनी पोजीशन फिक्स कर लो, ये तुम पोजीशन फिक्स कर लो, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है। अगर कहीं स्लोप इस हिसाब से चल रहा है, अगर कहीं स्लोप इस हिसाब से चल रहा है, जैसे घर पे चढ़ाते हो ना, गाड़ी चढ़ाते हो तो भाई घर में वो स्लोप बना होता है ना, तो अगर उस स्लोप पर गाड़ी चढ़ाने वाली फीलिंग आ रही है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और अगर स्लोप से गाड़ी उतारने वाली फीलिंग आ रही है तो स्लोप कैसा होगा, तो स्लोप नेगेटिव होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और फिजिक्स में इतनी सारी चीजों से काम चल जाता है। ठीक है, अपने लोग को स्ट्रेट लाइन पे पीएचडी नहीं करनी है, वो आप मैथ्स में पढ़ोगे और मैथ्स में करोगे। हमको बस इतना जानना है कि हमारे फिजिक्स की सारी चीजें बहुत आसानी से निकलती
चली जाए। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं सर। ये अपने पास हो गया स्लोप का कॉन्सेप्ट, ये अपने पास हो गया स्लोप का कॉन्सेप्ट। अब अगर मान लीजिए मेरे से कहा गया कि स्लोप निकाल के बताओ, लो मैं तुमसे कह रहा हूं कि स्लोप निकाल के बताओ। एक तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है, और ये तुम्हारे पास वाई एक्सिस है। इसमें मैंने तुमको 2 पॉइंट दिए, एक दिया 2,4 और एक दिया मैंने तुमको एक दे दिया मैंने तुमको 4,8। ठीक है, मैं कह रहा हूं स्लोप निकाल के बताओ। इस लाइन का, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल के बताओ। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा? तो स्लोप निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, या ये वाली जो लाइन जा रही है देखो, ये एंगल तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? ये एंगल तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा तुम्हारे पास भाई साहब थीटा, और इसी का टैन जो होगा वो स्लोप होगा। तो टैन थीटा इक्वल्स टू क्या लिखोगे? ध्यान दो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में सब आने वाला है। टैन थीटा इक्वल्स टू क्या लिखोगे? देखो ये वाली वैल्यू तुम्हारे पास क्या है? ये वैल्यू है y2 माइनस y1, दैट इज 8 माइनस 4, ये है 4, और 4 माइनस 2, ये कितना अपने पास हो जाएगा? 4 माइनस 2 जाएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा 2। तो टैन थीटा, इसी को m लिखते हैं, इसी का नाम स्लोप है, कोई नई बात नहीं है। स्लोप इक्वल्स टू m इक्वल्स टू टैन थीटा, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये किसके बराबर हो जाएगा? तो सिंपल सा फंडा है, अगर अपन इसको देखेंगे तो लिखेंगे 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 में से 4 जाएगा तो 4, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, ये हो गया आपके पास 2। मतलब स्लोप आपको मिल गया 2। ठीक है, अब थीटा मत निकालने लग जाना। अगर मेरे से थीटा निकालने के लिए कह भी दे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, मैं निकाल सकता हूं थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2। बस याद रखना है कि थीटा स्लोप नहीं है, tan थीटा स्लोप है। ठीक है, चलो आओ, ये अपने पास स्लोप हो गया। अब अगली बात आती है कि मुझे ना इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है। मतलब मैं कोई सा भी एक्स वाई का रिलेशन लिखूं, वो इस पर्टिकुलर लाइन पर ही लाई करे। तो उसके लिए मैंने कहा अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर एक कोई पॉइंट मार्क कर लेता हूं, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब एक्स और वाई की वो हर वैल्यू जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से निकल कर आएगी, इस पर्टिकुलर लाइन के लिए इसी लाइन पर लाई करनी चाहिए। और इसके लिए क्या कहा गया? इसके लिए क्या कहा गया भाई? कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक जनरल फॉर्मूला है, और वो क्या है? y इक्वल्स टू mx प्लस सी। m क्या है? m क्या है अपने पास? m है स्लोप। c क्या है? देखो x और y तो वो कोऑर्डिनेट हो गए, x और y तो वो कोऑर्डिनेट हो गए जो इस लाइन पर लाई करेंगे। c को क्या बोलते हैं? समझो, c को अपन बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं भाई? C को इंटरसेप्ट। और M को क्या बोलते हैं? M को बोलते हैं अपन स्लोप। बहुत प्यार से, बहुत आराम से समझना, इसमें कोई खास बात नहीं है। M तो अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, स्लोप। ठीक है, अब जैसे इस इक्वेशन का, जैसे इस लाइन का मुझे इक्वेशन लिखना था, तो मैं सिंपल लिख सकता हूं y इक्वल्स टू M की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है? 2, और x और c कितना? c कौन सी वैल्यू है? c को इंटरसेप्ट बोलते हैं, और इंटरसेप्ट निकालने का सिंपल तरीका है पुट x इक्वल्स टू 0। y की जो भी वैल्यू मिलेगी, यही क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा इंटरसेप्ट। बट यहां पर भाई अगर मैं x इक्वल्स टू 0 रख दूं तो मेरा y कितना होगा? बताओ मुझे, कैसे पता चलेगा? जब मैं x इक्वल्स टू 0 रखूंगा तो मेरा y क्या होगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, देखो भाई बहुत बढ़िया। अब उसके लिए क्या करें? अब उसके लिए फील लेना। देखो भाई बहुत बढ़िया से इसको समझना। ये तुम्हारे पास क्या है? ये तुम्हारे पास tan थीटा है। याद रखना, ये तुम्हारे पास थीटा है तो ये भी तुम्हारे पास क्या होगा? थीटा। अब तुमको ये निकालना है, जब तुम x की वैल्यू को 0 रख रहे हो तो जो y मिल रहा है वही इंटरसेप्ट है। अभी मैं इसका एक और जनरल फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन उसको समझने से पहले तुमको इसका फील होना बहुत जरूरी है, और वो फील ध्यान देनी है। और वो क्या है भाई? देखो ये अपने पास, ये जो अपने पास वैल्यू है यहां से लेकर यहां तक, ये वैल्यू अपने पास क्या है? ये वैल्यू है अपने पास y। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है अपने पास 2। अरे ठीक है, और ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है 4। तो ये वैल्यू कितनी होगी? ध्यान से देखो, इसको क्या मैं 4 माइनस वाई लिख सकता हूं? क्या मैं 4 माइनस वाई लिख सकता हूं? बहुत अच्छा। तो देखो अब यहां पर अगर मैं tan थीटा लगाऊंगा तो tan थीटा क्या होगा? 4 माइनस वाई डिवाइडेड बाई
4 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, और ये tan थीटा 2 के बराबर है, तो 4 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, tan थीटा मेरा यहां भी 2 आया था, यहां भी tan थीटा 2 होगा क्योंकि लाइन सीधी है, तो 4 माइनस वाई बराबर 2 2 आपके पास कितना हो जाएगा, 2 2 आपके पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अरे क्या बात है यार। तो यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से अगर मैं y की वैल्यू देखूं तो मेरा आंसर हो गया कितना, 0। जब मेरा x 0 होगा तो मेरा y भी 0 होगा, तो मेरी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y इक्वल्स टू टी, y इक्वल्स टू क्या मिला, x इक्वल्स टू 0 पर y इक्वल्स टू c जो होता है वो इंटरसेप्ट कहलाता है, और मुझे y इक्वल्स टू क्या मिल गया, मुझे y इक्वल्स टू 0 मिल गया भाई साहब। और जैसे ही मुझे y इक्वल्स टू 0 मिला, मैंने कहा कि मेरी जो इक्वेशन होगी वो y इक्वल्स टू 2 होगी, और y इक्वल्स टू 2x होगी, ध्यान देना, और मेरा y का वैल्यू 0 होगा। मतलब ये जो लाइन हमने खींची है ये कहां से पास करेगी, जब x 0 है तो y क्या मिला, तो y हमको 0 मिला, मतलब दिस लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन। ये तो मैंने ऐसे रैंडम पॉइंट लिया क्योंकि मुझे y चाहिए था, और जब मुझे पता चला कि ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी तो मैंने इसका ग्राफ, सही ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करी। तो देखो वो ग्राफ कैसा बना, वो ग्राफ कैसा बनेगा भाई, वो ग्राफ कुछ इस हिसाब से बनेगा, और ये ओरिजिन से पास होता हुआ नजर आएगा, ऐसे यहां से पास होता हुआ नजर आएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0,0, और जो गिवन कोऑर्डिनेट थे वो क्या थे, एक था अपने पास 2,4, और दूसरा क्या था, दूसरा था अपने पास 4,8। दैट्स इट, यही तो गेम है, यही तो गेम है भाई। अब इसी को ना जब इक्वेशन के फॉर्म में तोड़ा गया तो एक अलग फॉर्मेट लिखा गया इक्वेशन का, और वो फॉर्मेट क्या था भाई, अब अपन उसको समझते हैं कि इसका जो अगला फॉर्मेट बनेगा जिसमें हमको अलग से इंटरसेप्ट को 0 नहीं रखना पड़ेगा, उसको हमको कैलकुलेट, मतलब x को 0 रख के इंटरसेप्ट नहीं निकालना पड़ेगा, डायरेक्टली दो पॉइंट्स के बीच में अगर कोई लाइन है उस लाइन का आपको इक्वेशन लिखना है, तो उसका भी एक जनरल फॉर्मूला है। अब देखते हैं वो जनरल फॉर्मूला हमारा क्या है, ठीक है। अब उस जनरल फॉर्मूला की जब हम बात करेंगे तो वो जनरल फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा भाई, वो जनरल फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा क्या, देखो अपने पास एक हो गई x एक्सिस, एक अपने पास हो गई x एक्सिस, और एक अपने पास हो गई y एक्सिस, समझना, एक अपने पास x एक्सिस और एक अपने पास y एक्सिस। बहुत प्यार से, बहुत आराम से इसका पूरा का पूरा फील लेंगे भाई। ये अपने पास x एक्सिस है, ये अपने पास y एक्सिस है, और मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक गिवन पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये है अपने पास x1 y1, और ये वाला जो पॉइंट है बेटा ये है तुम्हारे पास x2 y2। एक पॉइंट हो गया x1 y1, एक पॉइंट हो गया x2 y2। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे एक इक्वेशन चाहिए जो एक्स वाई की वैल्यू निकाले और वो इसी लाइन पर लाई करे, मतलब स्ट्रेट लाइन बनाए, मतलब एक्स वाई की आप कोई भी वैल्यू रखो इसी पर्टिकुलर लाइन पर ही लाई करेगी, और इस लाइन पर लाई करने के लिए हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, मतलब एक्स और वाई का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए इक्वेशन बनी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू गिवन पॉइंट। दो गिवन पॉइंट में अगर आपको डायरेक्ट इक्वेशन निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए है फॉर्मूला y माइनस वाई वन। देखो सिंपल फॉर्मूला है क्या, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, अच्छा इसका दूसरा सब्स्टिट्यूट भी है, वो क्या है, y माइनस वाई टू, याद रखना, इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2। दोनों में से कोई सा भी यूज करेंगे सेम ही इक्वेशन निकल कर आएगी। ठीक है, चलो अब जैसे जस्टिफाई करते हैं कि जो हमने पढ़ा समझा, पहले जो हमने सॉल्यूशन निकाला ये सॉल्यूशन कितना सही है। तो देखो एक पॉइंट अपने पास x1 y1 कितना दे रखा था, ये दे रखा था 2,4, और ये x2 y2 कितना दे रखा था, ये दे रखा था 4,8। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करें तो देखो क्या मिलेगा, y माइनस वाई टू, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो y माइनस वाई टू की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है तुम्हारे पास 8। देखो y2 की वैल्यू है 8, ठीक है, y माइनस वाई टू वाले से करो चाहे y माइनस वाई वन वाले से करो, दोनों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 8 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 2, और यहां पे कितना x माइनस x2, और x2 की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, x2 की वैल्यू तुम्हारे पास है बेटा 4, और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या मिला, y माइनस 8 इक्वल्स टू 2x माइनस,
अरे ये 8 में से 4 गया, 4 में से 2 गया 2, 2x माइनस 8, 8 से 8 कट जाएगा, y विल बी इक्वल टू 2x। अब देखो जब मेरा x 0 है तो मेरा y भी 0 है, मतलब ये लाइन कहां से पास करती हुई नजर आनी चाहिए, यहां से कि ओरिजिन से? तो आंसर है भाई ओरिजिन से। अरे समझ आया। और फिर क्या कहा गया? फिर कहा गया कि अगर, अब देखो इसी से एक कहानी बनाई गई, इसी से एक कहानी बनाई गई डायरेक्ट इक्वेशन निकालने के लिए कि इफ इंटरसेप्ट c इक्वल्स टू 0, if intercept c equals to 0, general equation will be equal to y equals to mx। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है the line will pass through origin। the line will pass through origin। लाइन कहां से पास करेगी? लाइन विल पास फ्रॉम द ओरिजिन। लाइन जो है वो ओरिजिन से पास करेगी, स्ट्रेट लाइन। अच्छा बहुत बढ़िया। क्या मैं सर ये भी बात कह सकता हूं कि मैं अगर कह दूं y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स, तो इसका क्या मतलब है? y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स का क्या मतलब है? माइनस एम होने का क्या मतलब है? माइनस एम होने का सिंपल सा फंडा है कि मेरा स्लोप कैसा है? मेरा स्लोप है भाई नेगेटिव। अरे ठीक है, मेरा स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है कि अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन पर प्लॉट करूंगा, भाई साहब, तो मेरी वो स्ट्रेट लाइन कैसी बनेगी? क्या ये भी ओरिजिन से पास करेगी? बिल्कुल। जब x 0 रखोगे तो y 0 आएगा, और ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी ओरिजिन से ही पास करेगी। बस इसका स्लोप कैसा है? इसका स्लोप है नेगेटिव, और नेगेटिव स्लोप वाली लाइन कहां बनेगी? यहां बनेगी। ठीक है, ये अपने पास नेगेटिव स्लोप वाली लाइन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अपने को थीटा यहां से चाहिए ना भाई, ये थीटा होगा ना यार, ये थीटा होगा। नेगेटिव स्लोप होने का मतलब थीटा ऐसे बनेगा ना यार, और थीटा ऐसे बना भाई नेगेटिव स्लोप। देखो मैंने क्या बताया था, अगर तुमको उतरने की फीलिंग आए, तो तुम्हारा स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव। और अगर तुम्हें चढ़ने की फीलिंग आए तो तुम्हारा स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स की इक्वेशन हो गई, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स की इक्वेशन हो गई। अरे बात समझ आ रही है? आप समझो, मैं कहता y इक्वल्स टू, अगर अपने पास y इक्वल्स टू माइनस 1/√3 x है, -1/√3 x है, इसका इक्वेशन ड्रॉ करो, और बताओ इस इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, और बताओ कि एंगल कितना बनाएगी स्ट्रेट लाइन। तो मुझे सिंपल सी बात क्लियर हुई कि माइनस को तो भूल जाओ, अभी √3 की बात करो, √3 की 1/√3 की बात करो, तो ये कब होता है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अरे याद रखना, tan 30 की वैल्यू होती है अपने पास 1/√3, मतलब थीटा कितना बन रहा है? 30 डिग्री। लेकिन सवाल है कि ये जो नेगेटिव लगा है, इस नेगेटिव से ये थीटा कहां से बन रहा है? तो सिंपल सी बात है भाई, हमने एक लाइन ऐसे खींच दी, और ये लाइन जो है, ये जो गिवन लाइन है, वो यहां से कितना एंगल बना रही है? वो यहां से 30 डिग्री बना रही है, या आप कह लीजिए यहां से 30 डिग्री बना रही है। तो भैया ये क्या होगा? ये होगा हमारा नेगेटिव स्लोप, और इसका सेंस हो गया y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/√3 ऑफ x। अरे ठीक है भाई, यहां तक कहानी समझ आई? चलो बहुत अच्छा। अब धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाएंगे, एक एक नई चीजें सीखेंगे। अरे ठीक है, चलो आओ देखो अगले पार्ट की बात करते हैं। अगला पार्ट क्या है हमारा? कि अगर तुमको मैं कह दूं कि एक इक्वेशन दे रखी है, क्या है वो अपने पास है कि 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, या 0 हटा दो, 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 3। कहा गया भैया इस इक्वेशन को प्लॉट करके बताओ कि ग्राफ पर इस इक्वेशन को कैसे प्लॉट करोगे। तो जब मुझे कोई गिवन इक्वेशन मिलेगी, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा किसके फॉर्म में? y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में। अब हमको इक्वेशन दे रखी है, और इक्वेशन से हमको क्या निकालना है? भाई? इक्वेशन से हमको स्ट्रेट लाइन बनानी है। अगर मुझे 2 पॉइंट दे रखा हो, और 2 पॉइंट से मुझे इक्वेशन निकालनी हो, तो मैं सिंपल फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा? या तो y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, या फिर
या फिर मैं दूसरा फॉर्मूला y माइनस वाई टू इक्वल टू y2 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2 लगा दूंगा। ठीक है, अच्छा भाई बहुत बढ़िया। और अगर मुझे इक्वेशन दे रखा है बेटा, याद रख लियो यार, ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया दमदार चीजें हैं और ये बहुत रोल में आएंगी फिजिक्स में। और अगर मुझे कहीं दे रखा है कि 4x माइनस 2y इक्वल टू 3, इसको प्लॉट करो, तो मैं प्लॉट करने के लिए क्या करूंगा, जब मुझे ऐसे गिवन इक्वेशन से प्लॉट करना होगा तो मैं इस फॉर्मेट पे जाऊंगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, तो मैं 2y को इधर ले जाता हूं। देखो 2y इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, 4x माइनस 3, और मुझे चाहिए y इक्वल्स टू, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 3/2। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहां पर, बहुत सिंपल सी बात है। y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और जैसे ही मुझे यहां 2 दिखा तो मुझे समझ आ गया कि मेरा स्लोप क्या है, मेरा स्लोप है +2। मेरा स्लोप क्या है, +2। बहुत अच्छा, बहुत प्यार से इसको समझना, मेरा स्लोप हो गया +2। अब मैं कोऑर्डिनेट्स बना दूं, ये मेरी एक्सिस हो गई x एक्सिस। अरे क्या भाई, क्या करना क्या चाहते हो, ठीक है चलो, ये अपने पास हो गई x एक्सिस और ये अपने पास हो गई एक y एक्सिस। ठीक है, इसको मार्क कर देते हैं। ये अपने पास x एक्सिस है, ये अपने पास y एक्सिस है यार, एक अपने पास x है, एक अपने पास y है, बहुत बढ़िया। और मेरे से कह रहा कि मेरा स्लोप जो है वो +2 है, अब मैं चाहता हूं कि मुझे वो पॉइंट मिले, एक पॉइंट एटलीस्ट मिले जहां से ये स्ट्रेट लाइन पास करेगी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए एक पॉइंट के लिए जब मैं x 0 रख दूंगा, देखो 2 पॉइंट अभी तुमको मिलेंगे दमदार। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए क्या करोगे, फर्स्ट पॉइंट के लिए तुम एक बार x को 0 रखो। जब x को 0 रखोगे तो y तुमको क्या मिलेगा, y मिलेगा -3/2। x इक्वल्स टू 0 पर y की वैल्यू मुझे मिली कितनी, -3/2। और उसके बाद फिर मैंने तो पहला कोऑर्डिनेट, पहला जो पॉइंट हो गया वो हो गया 0, -3/2। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या हो गया, एट y इक्वल्स टू 0। अगर मैं y की वैल्यू को 0 रख दूं तो मुझे x क्या मिलेगा, तो मुझे x मिलेगा भाई +3/4। इधर आएगा तो +3/2 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो x की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी भाई 3/4 प्लस में। अच्छा बहुत बढ़िया, तो ये अपने पास हो जाएगा कितना, ये अपने पास हो जाएगा 3/4। ठीक है, ये अपने पास हो गया x की वैल्यू 3/4, जब y की वैल्यू क्या है, जब y की वैल्यू है 0, और यहां पर क्या है, यहां पर अपने पास x की वैल्यू है 0। और इन दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए एक लाइन मिला दो, देख लेना अपने आप ही उसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। और भाई हमने मिला दिया, देखो हमने यहां से इन दोनों पॉइंट को खींच कर मिला दिया, और जब मिलाया तो क्या मिला, देखो ऐसे मिला दिया, समझो ये हमको मिल गई क्या, ये हमको मिल गई स्ट्रेट लाइन। ठीक है चलो आ जाओ भाई, ये अपने पास हो गई स्ट्रेट लाइन। कहा गया एंगल कितना है, तो एंगल भाई ये कितना है अपने पास, ये अपने पास देखो, ये अपने पास एंगल है थीटा, और इस थीटा की वैल्यू कितनी है, इस थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स 2। अरे खत्म बात। अब तुम क्या चाहते हो, मैं तुमको टाइम पास कराऊं, ऐसे कराऊं कि y इक्वल्स टू 4 की इक्वेशन ड्रॉ करो। अरे y इक्वल्स टू 4 की इक्वेशन ड्रॉ करनी है क्या यार, x की वैल्यू कितनी है, 0, y की वैल्यू कितनी है 4। देख लो भाई क्या होगा इसमें, y इक्वल्स टू 4 मतलब x की किसी भी वैल्यू के लिए मेरा y जो है वो 4 ही रहे, तो अगर तुम इसका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो सिंपल ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर मेरी वैल्यू फिक्स हो गई क्या, y इक्वल्स टू 4। अच्छा ठीक है, अगर मुझे कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी हो जिसमें मुझे लिखा हो x इक्वल्स टू 4, मान लो अगर अपने पास कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें लिखा है x इक्वल्स टू 4, तो उसका जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा भाई, x इक्वल्स टू 4 फिक्स है, y की किसी भी वैल्यू के लिए मेरा x जो है वो चेंज होना नहीं चाहिए। ठीक है, y की कोई सी भी वैल्यू हो, मेरा x जो है वो क्या रहना चाहिए, मेरा x हमेशा 4 ही रहना चाहिए। लो भाई ये इक्वेशन बन गया। कैसे टाइम पास करना चाहते हो क्या, अगर टाइम पास नहीं करना चाहते हो तो चलो कॉन्फिडेंस के लिए एक और सवाल लगा दो, क्या ये अपने पास हो गया 3x प्लस √3y इक्वल्स टू 4, 3x प्लस √3y इक्वल्स टू √3y इक्वल्स टू 4। ठीक है चलो भाई, तो अब जब इसको सॉल्व करना होगा कहा गया इस
इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करके बताओ। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने कुछ नहीं करना, क्या करना है, इसको गिवन इक्वेशन है सिंपल, अभी y इक्वल्स टू mx प्लस c का फॉर्मेट लिख देना है क्या भाई। तो ये अपने पास हो जाएगा √3y इक्वल्स टू कितना, √3y इक्वल्स टू कितना, -3x प्लस 4। ठीक है, बहुत अच्छा। अब क्या करना है भाई, अब √3 से डिवाइड कर दो तो y विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√3x प्लस 4/√3। अब देखो ये तो मिला अपने पास, ये तो अपने पास हो गया 1/√3 और उसके साथ लगा हुआ है क्या, नेगेटिव साइन, मतलब मेरा स्लोप कैसा है, मेरा स्लोप कैसा है, मेरा स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आंसर है भाई कि मेरा स्लोप नेगेटिव है। अरे ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखते हैं क्या मुझे नेगेटिव स्लोप मिलता है क्या दो लाइंस के बीच में। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है अपने को, उसके लिए करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल एक लाइन खींच दो इधर। लो भाई, ये लाइन हो गई अपने पास, ये अपने पास हो गई एक्स एक्सिस, और एक दूसरी लाइन खींच दो भाई, ये लाइन हो गई तुम्हारे पास, ये लाइन हो गई तुम्हारे पास कौन सी, ये लाइन हो गई तुम्हारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, चलो मिलाओ भाई। अब इसको जब x की वैल्यू को 0 रखोगे तो y कितना मिलेगा, तो y तुमको क्या मिल रहा है, y तुमको मिल रहा है भाई 4√3। ध्यान दो, जब x को 0 रखोगे तो y मिलेगा 4√3, मतलब एक कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे कितना, 0,4/√3, 4√3 नहीं 4/√3, 0,4/√3। चलो भाई, तो 0,4/√3 कहां मिलेगा, वो हमको कहीं यहां मिल गया, मान लो 0,4/√3, ये कोऑर्डिनेट हमको मिल गया। अच्छा, अब दूसरी बार क्या करें, दूसरी बार अगर हम y को 0 रख दें, अगर हम y को 0 रख दें तो देखो x कितना मिलेगा, इफ y इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी भाई +4। देखो 1/√3 विल बी इक्वल टू कितना, 1/√3 विल बी इक्वल टू कितना, 4/√3, √3 से √3 कट गया, x की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई अपने को 4। अरे यार क्या बात है, ये तुमको मिल गया 4,0। अब इन दोनों को जोड़ने वाली जो सीधी लाइन जाएगी वो क्या ऐसे बनाएगी, देखो ये रही वो सीधी लाइन, अरे रही ना, क्या खास बात है इसमें, देखो कितनी आसान चीज है यार। और ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना है, देखो भाई स्लोप है इसका, m की वैल्यू है कितनी, m की वैल्यू कितनी, -1/√3। नेगेटिव होने का मतलब है कि प्लस x एक्सिस से एंगल यहां मेजर किया जाएगा। ठीक है, और ये कितना एंगल होगा, वो होगा tan थीटा विल बी इक्वल टू 1/√3, दिस इंप्लाइज दैट थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये मेरा एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तुम चाहो तो ऐसे कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते हो, और नहीं तो भाई तुम डायरेक्टली इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, ऐसी कोई खास बात नहीं है इसमें। अच्छा सर, इतना सारा ज्ञान दे दिए, इन सब ज्ञान का कोई फिजिक्स में भी रोल है कि नहीं है, कि हम बस खाली ऐसे स्ट्रेट लाइन पढ़ के स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, या 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं ना हम लोग, और इस मैथ्स का हमको कहां यूज करना है, इस मैथ्स का यूज करना है हमको अपनी फिजिक्स में। तो अब हम जो अगला पोर्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि स्टडी ऑफ ग्राफ। किसी भी ग्राफ को जब हम पढ़ने चलते हैं तो उस ग्राफ को पढ़ते समय हमको क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती है, और उसके बाद हम बात करेंगे इसका क्या इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं सर। देखिए, हाउ टू रीड अ ग्राफ इन फिजिक्स। जब ग्राफ को रीड करने की बात आती है फिजिक्स में, अब वो ग्राफ कैसा भी हो, अभी अपन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन से डील करेंगे, फिर पैराबोला पढ़ेंगे तो पैराबोला से भी डील करेंगे। एक होता है अपने पास डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक होता है अपने पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको क्या हो गया भाई, अब ये रीड क्यों नहीं कर रहा, चलो देखो, ये अपने पास हो गया एक एक्सिस जिसको बोलते हैं अपन वाई एक्सिस, और एक एक्सिस इधर हो गया, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को, इसमें क्या देखना है भाई, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। जब भी हम किसी ग्राफ को पढ़ते हैं तो उस ग्राफ में बेसिकली दो वेरिएबल होते हैं, एक वेरिएबल का नाम होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक वेरिएबल का नाम होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। जो y एक्सिस पर आता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, याद रखिएगा, y एक्सिस पर आने वाला जो वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमेशा, और x एक्सिस पे आने वाले वेरिएबल को अपन क्या बोलते हैं, x एक्सिस पे आने वाले वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में अगर हमको कोई भी रेगुलर ट्रैजेक्टरी मिल रही है, जैसे वो कोई स्ट्रेट लाइन हो जाए, वो कोई पैराबोला हो जाए, ठीक है, या वो कोई रैंडम कर्व हो जाए, ऐसे कोई कर्व हो जाए, ठीक है, तो इस ग्राफ में ये जो कर्व बना है इससे हम दो ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं बस। किसी भी ग्राफ को पढ़ते समय याद रखिएगा कि उस ग्राफ से फिजिक्स में आप बस दो चीजें निकाल सकते हैं, एक का नाम होता है स्लोप और दूसरे का नाम होता है भाई साहब एरिया। एक का नाम होता है स्लोप और एक का नाम होता है एरिया, ठीक है। अच्छा, हम स्लोप कब निकालते हैं और एरिया कब निकालते हैं इसके बारे में भी समझना है सर। अगला पॉइंट तो देखिए क्या है, जब स्लोप की बात होगी तो देखो करना क्या है कि एक छोटा सा सेगमेंट रखो, इसमें
एक छोटा सा सेगमेंट लो और इसके ऊपर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो इसको जस्ट ब्रश पास करती हुई जाए, जो इसको जस्ट ब्रश पास करती हुई जाएगी वो ये लाइन जाएगी। अब देखो अब करना क्या है कि इस छोटे से हिस्से को, ये जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, इस छोटे से हिस्से को तुम कर दो डेल्टा आर। अब इस छोटे से हिस्से को जब तुम 8x करोगे ना तो ये तुमको थोड़ा बड़ा दिखाई देगा डेल्टा आर, ठीक है। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये अपने x1 y1 हो गए और इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो x2 y2 हो गए। देखो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गए, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हो गए बेटा। तो ये जो होगा ये अपने पास y2 माइनस y1 होगा। ध्यान देना y2 माइनस y1 इसको डेल्टा y लिखा जाएगा और इसको डेल्टा x लिखा जाएगा। अरे ठीक है, और ये अपने पास हो गया थीटा, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज स्लोप विल बी इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा x। मतलब अगर आपको कभी भी फिजिक्स में डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल करने से, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज को डिवाइड करने से कुछ मिले तो आप उसके लिए क्या देखेंगे, स्लोप। क्या देखेंगे भाई, स्लोप। अभी मैं इसको फिजिक्स में अप्लाई करके बताऊंगा कि कब हमको स्लोप देखना है, कब हमको एरिया देखना है, ठीक है। तो बस याद रखना है अभी कि y बाई एक्स चेंज इन y अपॉन चेंज इन x करने से अगर आपको कुछ मिलेगा तो आप क्या देखोगे, तो उसके लिए आप क्या देखोगे, उसके लिए देखोगे आप भाई साहब स्लोप, ठीक है। अच्छा एरिया कब देखेंगे सर, एरिया कब देखेंगे सर, एरिया देखो अब क्या है कि इस छोटे से एलिमेंट की बात करी जाए तो ये छोटा सा एलिमेंट कितना एरिया कवर कर रहा है। देखो ये छोटा सा एलिमेंट यही एरिया तो कवर कर रहा है। अब ये एरिया जो है इसको मैं कह दूं ये एरिया जो ना मेरा, ये किसके बराबर होगा, ये एरिया किसके बराबर होगा। देखो ये जो वैल्यू होगी ये किसके बराबर होगी, ये होगी x2 माइनस x1 के, ठीक है। जिसको अभी आप भविष्य में थोड़ा और पढ़ेंगे, डेल्टा x है, जब ये चेंज बहुत छोटा होता है तो इसको dx लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, dx। अरे बात समझ आ रही, देखो भाई। और यहां पर ध्यान दो, यहां पर जो वैल्यू थी ये कितनी थी, y में y1 थी और y2 में कितनी थी, y2 में ये अपने पास यहां से लेकर यहां तक y1 है और यहां से लेकर यहां तक y2 है, लेकिन ये इतने पास है कि इस पूरे को y मान लिया जाता है, ठीक है। और ये जो हिस्सा है ये रेक्टेंगल की तरह ट्रीट किया जाता है। तो जब तुम इसका एरिया देखोगे तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ हो जाएगी तुम्हारे पास डेल्टा x और ब्रेड्थ हो जाएगी तुम्हारे पास y, समझना। तो डेल्टा x क्या है, चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने से कुछ मिले तो उसके लिए अपन एरिया देखेंगे, जो भी मिलेगा, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम को डिवाइड करने से हमको वेलोसिटी मिलती है, ठीक है। और अगर हम वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर दें तो उसके लिए हमको डिस्प्लेसमेंट मिलता है। अभी मैं उसके बारे में एकदम डिटेल में बताऊंगा। तो जब मल्टीप्लाई करने से कुछ मिले तो एरिया देखेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया देखेंगे, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिवाइड करने से कुछ मिलेगा तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, उसके लिए हम देखेंगे भाई स्लोप। याद रखना है, बहुत सीधी सीधी चीजें हैं, बहुत सीधी सीधी चीजें, ठीक है। इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर एक बार मन लगाकर दिमाग खोलकर पढ़ने बैठ गए तो सब तुम्हारे भेजे में उतर जाएगा यार, कोई खास बात नहीं है। आ जाओ, चलो देखो यार, अब इसके बाद हो गया हाउ टू रीड अ ग्राफ इन फिजिक्स। ये कहानी हो गई कि किसी भी ग्राफ को कैसे फिजिक्स में रीड करा जाता है। उससे हमने दो चीजें निकाली कि किसी भी ग्राफ को पढ़ने के लिए हमको बस दो ही बातें इंपॉर्टेंट है, एक है उस ग्राफ का स्लोप और दूसरा है उस ग्राफ का एरिया। स्लोप की बात कब करेंगे, जब हमको डिवाइड करने से कुछ मिले तो स्लोप देखते हैं, मल्टीप्लाई करने से कुछ मिले तो एरिया देखते हैं। किसका डिवाइड और किसका मल्टीप्लाई, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका फिजिक्स में क्या रोल है सर, इसका फिजिक्स में क्या रोल है। तो देखो जब फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में सिंपल तीन बातें आती हैं। सबसे पहले एक हो गया अपने पास डिस्प्लेसमेंट, एक हो गया अपने पास वेलोसिटी। मैं बेसिक आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं बस, और तो आपको फिजिक्स में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। और एक होता है आपके पास एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, ध्यान दो, तो डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले जिस फॉर्मूले में आता है उसका नाम है एवरेज वेलोसिटी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं x से और टाइम को डिनोट करते हैं t से बेटा। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा v बाई डेल्टा t,
ठीक है, तो मतलब अभी हमको टोटल 4 वेरिएबल मिले। पहला क्या मिला? डिस्प्लेसमेंट, दूसरा मिला वेलोसिटी, और तीसरा मिला एक्सेलरेशन। और ये सब किसके रिस्पेक्ट में बदल रहे हैं? ये सब बदल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ग्राफ में, फिजिक्स में ग्राफ पढ़ते समय जो सबसे पहला ग्राफ हमारे दिमाग में आता है वो आता है एक्सटी ग्राफ। ध्यान देना, ये अपने पास हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये अपने पास हो गया टाइम। ठीक है, अब तुम इस ग्राफ को फील करो। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सब लोग जानते हैं मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है। अरे ठीक है, मैं एक लाइन ऐसे सीधे खींच रहा हूं और मैं यहां पे लिख रहा हूं ये 0.5 सेकेंड है, ये अपने पास 1 सेकेंड है, ये अपने पास 1.5 सेकेंड है। ठीक है, 0.5 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, ये अपने पास कहानी है भाई। अब तुम समझो मुद्दे वाली बात। क्या तुम इस ग्राफ से बता सकते हो कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी? बता सकते हो यार, बिल्कुल बता सकते हो। कैसे? वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या? वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? x बाई टी, डिवाइड करने से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और जब डिवाइड करने से हमको कुछ मिले तो हम क्या देखते हैं? क्या देखते हैं भाई? स्लोप। तो ये वेलोसिटी किसके बराबर होगा? स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व। देखो कैसे स्ट्रेट लाइन रोल में आ गई। अरे बात समझ आ रही? स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व, क्या बात है यार। तो इसका स्लोप कैसे निकालोगे? ये तुम्हारे पास हो गया थीटा। तो स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व, स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व क्या होगा? स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व होगा tan थीटा, और tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तुम्हारे पास 1 है, ये तुम्हारे पास 0.5 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 0.5, तो मतलब मिला मुझे कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। फील करके देखो, आधे सेकंड में 1 मीटर गया, 1 सेकंड में 2 मीटर गया, तो कितनी रफ्तार है इसकी? 1 सेकंड में 2 मीटर गया ना, तो सिंपल सा दिख रहा है कि इसकी वेलोसिटी होगी कितनी? 2 मीटर पर सेकंड। ये है हमारे पास क्या? डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अच्छा भाई, डिस्प्लेसमेंट और टाइम को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमको कुछ मिलता है क्या? देखो, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम करोगे तो इससे हमको कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। अगर अपने को कुछ नहीं मिलता तो भाई क्या? तो हम एक्सटी कर्व में बस क्या देखते हैं? बस क्या देखते हैं? स्लोप। और इस स्लोप से हमको क्या मिलता है? वेलोसिटी। अरे ठीक है, समझ आई बात? देखो स्ट्रेट लाइन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर है? चलो आ जाओ, देखो अब एक और बात समझते हैं। इसी में एक और बात समझते हैं भाई, वो क्या है? अभी तो थोड़ी छोटी छोटी चीजें, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स बेस्ड पर चलेंगे। अभी सिंपल बातें करते हैं। देखो और क्या, अगर मान लो मैं तुमसे कह दूं कि ये अपने पास एक इक्वेशन दे रखी है, x इक्वल्स टू या 2x इक्वल्स टू 3t, 2x इक्वल्स टू 3t, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करो। कहां से पास करेगा? कहां से पास करेगा? सिंपल सी बात है भाई, कहां से पास करेगा? देखो ये अपने पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया x, ये अपने पास हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अगर मुझे ये इक्वेशन पता है 2x इक्वल्स टू 3t, तो मुझे क्लियर है कि ये देखो, ये मेरा y पर गया और ये मेरा x पर गया। भाई x वाला वेरिएबल y पर और t वाला वेरिएबल x पर, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और भाई अगर y इक्वल्स टू mx बने तो वो लाइन जो है वो कहां से पास करती है? वो लाइन ओरिजिन से पास करती है। तो जो ग्राफ हमको मिलेगा वो ऐसे मिलेगा। तो सवाल पैदा हुआ कि इसका ये एंगल कितना होगा? थीटा। तो हम क्या करेंगे? tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? m। तो जब तुम इसको लिखोगे तो x विल बी इक्वल टू 3/2t हो जाएगा, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? m, दैट इज इक्वल टू 3/2, और ये तुम्हारे पास है स्लोप। और इससे तुमको क्या मिलता है? इससे तुमको मिलता है वेलोसिटी। तो इसको देखकर तुम कह सकते हो tan थीटा इक्वल्स टू तुम्हारे पास कितना है? 3/2, तो यही तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। अरे बात समझ आई? क्लियर हुआ भाई? सिंपल सी बात है, tan थीटा से अपने को क्या मिल गया? वेलोसिटी मिल गया। अच्छा बेटा, एक और बात, मान लो मैं तुमसे कह दूं कि ये तुम्हारे पास x एक्सिस है, ये तुम्हारे पास x है डिस्प्लेसमेंट, और ये है तुम्हारे पास टाइम। और मैंने ना एक लाइन खींची, ध्यान दो, मैंने एक लाइन खींची ऐसे, ठीक, और मैंने कोऑर्डिनेट्स दिए। क्या दिए भाई? कोऑर्डिनेट्स दिए इसके मैंने √3, x हो गया अपने पास, और ये अपने पास हो गया t, तो ये अपने पास हो गया √3, 0। ठीक है ना? 0, √3। समझो, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, √3, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3, 0। ठीक है, ये सेकंड में है और ये मीटर में है। मेरे से कहा गया वेलोसिटी बताओ।
मेरे से कहा गया वेलोसिटी बताओ, तो सिंपल सी बात है, मैं क्या निकालूंगा, थीटा। लेकिन मेरा ये थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो नेगेटिव। अच्छा ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा, बहुत बढ़िया। देखो अगर तुम थीटा ऐसे मेजर किए तो थीटा तुम्हारा नेगेटिव आया। अरे भाई ये तुम्हारे पास है √3 और ये तुम्हारे पास है 3, तो स्लोप क्या हो जाएगा, देखो भाई क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये स्लोप क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3/3, तो स्लोप हमको मिल गया 1/√3, और यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा मेरा वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना मिलेगा, 1/√3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्या इस थीटा का कोई मतलब नहीं है क्या, है ना भाई, मेरा स्लोप कैसा है, नेगेटिव, और मेरा स्लोप नेगेटिव है तो मेरी वेलोसिटी भी कैसी होगी, मेरी वेलोसिटी भी कैसी होगी, नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू -1/√3 मीटर पर सेकेंड। अरे समझ आया, मतलब जो भी ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर के पास आ रही होगी कार। अगर मान लो इसी को मैं एक कार समझ के फील करूं, अगर इसी को मैं एक कार समझ के फील करूं, तो देखो ऑब्जर्वर यहां कहीं खड़ा है, ऑब्जर्वर यहां कहीं खड़ा है, समय शून्य पे, समय शून्य पे ये कार जो है ये कितनी दूर है, ये √3 मीटर पे है। देखो जब मेरा टाइम 0 है तो ये कार की डिस्टेंस कितनी है, √3 मीटर है, और जब टाइम 3 सेकंड हुआ तो ये कहां आ गई, 0 पर, मतलब ऑब्जर्वर को उड़ा के चली गई। यार क्या बात है यार, देख ऑब्जर्वर को उड़ा के चली जाएगी भाई, ऑब्जर्वर को उड़ा के चली गई। ये अपना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था जो हमने स्ट्रेट लाइन से इंटरप्रेट करा, किसके लिए, फिजिक्स के लिए। और फिजिक्स के ग्राफ में तो बहुत ड्रास्टिकली शानदार शानदार चीजें समय के साथ आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब इसी में मैं एक और बात बता दूं, एक्सटी कर्व में सिंपल सी बात है, हम बस एक ही चीज देख सकते हैं और वो है क्या, स्लोप, क्योंकि इसमें एरिया से हमको, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम करने से हमको कुछ भी मिलता नहीं है, और मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं मिलेगा, मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं मिलेगा, तो उसकी एनालिसिस का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलो अब और बात करते हैं यार, और बात करते हैं, अभी प्रॉब्लम पे नहीं, प्रॉब्लम अभी ले आएंगे बाद में, ये प्रॉब्लम तक की सिचुएशन बाद में है। चलो अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइप। देखो बेसिक तुम्हें मैं यही पढ़ा दे रहा हूं कि जब तुम काइनेमेटिक्स पढ़ो तो तुमको काइनेमेटिक्स भारी ना लगे यार। देखो अब क्या है भाई, यहां पर हो गया वेलोसिटी और यहां पर हो गया टाइम, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल है वेलोसिटी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम। ठीक है, अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो देखो अब इसमें मान लो मुझे एक लाइन, मुझे एक कोई ग्राफ मिला बेटा, और वो ग्राफ मुझे कैसा मिला, वो ग्राफ मुझे इस हिसाब से मिला, ये स्ट्रेट लाइन हो गई अपने पास। ध्यान दो, इस स्ट्रेट लाइन में मुझे यहां दे रखा है कि रफ्तार इनिशियली थी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मुझसे कहा गया कि बताओ ये t = 0 पर, ठीक है, और यहां पर है अपने पास t = 5 सेकेंड। ठीक है, और 5 सेकेंड बाद इसकी रफ्तार जो है ना, 5 सेकेंड बाद इसकी रफ्तार हो गई अपने पास, मान लिया जाए कुछ 12 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड में इसकी रफ्तार 2 मीटर पर सेकेंड से 12 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब बताओ इस ग्राफ से मैं क्या क्या चीजें निकाल सकता हूं। तो देखो, तो जब भी अपन ग्राफ की बात करते हैं तो देखते हैं कि क्या डिवाइड करने से कुछ मिल रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो डेल्टा v बाई डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, अपन पढ़ के आते हैं एक्सेलरेशन 9th क्लास में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मिला डिवाइड करने से, क्या मिला, एक्सेलरेशन। तो भाई वीटी कर्व में जब आपको स्लोप देखना होगा तो उस स्लोप से आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। मतलब अगर आपको कभी वीटी कर्व में एक्सेलरेशन निकालना हो तो उसके लिए क्या देखेंगे आप, उसके लिए क्या देखेंगे भाई, स्लोप देखेंगे। बहुत बढ़िया, तो स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ले भाई आ जाओ, तो इस ग्राफ को देखकर हम क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। देखो परपेंडिकुलर कितना है अपना, 12 में से 2 जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, और ये अपने पास 5 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10/5, तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज योर एक्सेलरेशन। कहां से निकल कर आया, कहां से निकल कर आया, ग्राफ से निकल कर आया यार। अच्छा बहुत बढ़िया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कुछ मिलेगा क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम। देखो वेलोसिटी इनटू टाइम कहीं पढ़े हो क्या, एक चीज पढ़े होगे, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो डेल्टा x इक्वल्स टू क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हमको क्या मिला, हमको मिला डिस्प्लेसमेंट, और मल्टीप्लाई करने से कुछ मिलता है तो हम क्या देखते हैं, एरिया अंडर द कर्व। अरे ठीक है,
तो अगर मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डेल्टा एक्स जो चेंज इन पोजीशन है यही डिस्प्लेसमेंट है, अगर मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मुझे देखना होगा कि ये कितना एरिया कवर कर रहा है। खत्म बात। कितना एरिया कवर कर रहा है? ये एरिया कवर कर रहा है। तो ये एरिया कैसे निकालोगे? या तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दो, या तो तुम क्या करो, इसको एक ट्रेपीजियम समझ के सॉल्व कर लो। लाओ ट्रेपीजियम समझ के सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये कितना है अपने पास? 2, और ये अपने पास कितना है? ये अपने पास है 12 मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना है अपने पास? ये अपने पास 5, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो डेल्टा एक्स कितना आ गया? देखो 1/2 इंटू 14 इंटू 5, तो ये 2 7 जा 14 एंड 7 5 जा 35 मीटर। अरे समझ आया क्या? चेंज इन पोजीशन 35 मीटर। ये तुमको क्या दे दिया? ये तुमको क्या दे दिया? ये तुमको दे दिया डिस्प्लेसमेंट भाई साहब। क्या मिल गया? डिस्प्लेसमेंट। समझो, वीटी कर्व में हमको दो चीजें ऑब्जर्व करनी है। एक है अपने पास स्लोप, इस स्लोप से हमको मिलेगा एक्सेलरेशन, और एक है अपने पास एरिया, इससे हमको क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। अभी मैं आपको बता दूं, इससे डिस्टेंस भी मिलता है, इससे डिस्टेंस भी मिलता है। हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं कि अगर मान लीजिए आपके पास एक वीटी कर्व दे रखा है, बहुत सिंपल चीजें लेके चल रहे हैं अपन। देखो अपने पास एक वीटी कर्व दे रखा है, यहां पर रहा अपने पास वेलोसिटी, यहां पर रहा अपने पास टाइम। अब समझो वीटी कर्व में कहानी कैसी चलेगी भाई? वीटी कर्व में कहानी कैसी चलेगी? मान लो मैंने तुमको एक ग्राफ दे दिया, और वो ग्राफ मैंने तुमको कुछ ऐसा दे दिया, ऐसे दिया, ठीक है, और इसको इधर खींच दिया ऐसे, ठीक है। चलो ये ग्राफ मैंने तुमको दे दिया, ये ग्राफ हो गया तुम्हारे पास भाई। अब देखो, अब क्या है कि यहां पर वैल्यूज दे रखी है। ये वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू है तुम्हारे पास -10 मीटर पर सेकेंड, ये समय है 2 सेकेंड, ये समय है 4 सेकेंड, और ये समय है तुम्हारे पास 10 सेकेंड। अब तुमसे सवाल पूछा गया कि ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, एक्सेलरेशन बताओ कितना है, कहां से कहां तक? A से लेकर B तक एक्सेलरेशन कितना है, B से लेकर C तक एक्सेलरेशन कितना है, C से लेकर D तक एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन फ्रॉम A टू B की जब बात करी जाएगी, एक्सेलरेशन फ्रॉम A टू B की बात करी जाए, तो देखो ये थीटा है, लाइन सीधी जा रही है, ये भी थीटा है, ठीक है। तो इस वाली लाइन का जो स्लोप हम मेजर कर रहे हैं वो कैसे मेजर कर रहे हैं? क्लॉकवाइज। तो मेरा जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, और वो किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 10/2 एंड इट इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो पहले रफ्तार थी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन मेरा -5 है, तो हर सेकेंड रफ्तार 5 मीटर पर सेकेंड घटेगी, तो 2 सेकेंड बाद रफ्तार कितनी हो जाएगी? 0। अगले 2 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? -10 मीटर पर सेकंड पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और भाई इसके बाद C टू D में एक्सेलरेशन फ्रॉम A टू B, और यही बराबर है किसके? एक्सेलरेशन, यही बराबर है किसके? एक्सेलरेशन फ्रॉम, ध्यान देना किसके बराबर है ये बराबर है हमारा एक्सेलरेशन फ्रॉम A टू B इक्वल्स टू एक्सेलरेशन फ्रॉम B टू C। अच्छा, एक्सेलरेशन फ्रॉम C टू D की बात करोगे तो यहां पर स्लोप 0 है, तो मेरा एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या भाई, जब वीटी कर्व में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, तो उसके लिए हम एरिया देखेंगे। तो देखो ये कितना एरिया कवर कर रहा है? एक एरिया ये हो गया, दूसरा एरिया तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तीसरा एरिया कौन सा था? तीसरा एरिया तुम्हारा ये हो गया। ये टोटल 3 एरियाज कवर कर रहा है। तो भाई जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, ध्यान देना, जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो रेफरेंस लाइन के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव। अरे बात समझ आ रही? तो मेरा क्या हो जाएगा? A1, ये वाले एरिया को अपन बोल दिए A1, इस वाले एरिया को बोल दिए A2, और इस वाले एरिया को बोल दिए A3। तो ये कितना हो जाएगा? A1 + A2 + A3, A1 + A2 + A3। आ जाओ बेटा, अब A1 की बात करोगे तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस की वैल्यू है 2 और हाइट की वैल्यू है 5, +1/2।
अब देखो ये जो एरिया है ये रेफरेंस लाइन के नीचे लाई कर रहा है, अगर रेफरेंस लाइन के नीचे लाई कर रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये कितना होगा 1/2 इंटू 2 इंटू 5, और A3 भी कैसा होगा, वो भी रेफरेंस लाइन के नीचे है, वो भी नेगेटिव हो जाएगा, और इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, देखो लेंथ 10 है और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो ये कितना हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 10 इंटू भाई ये कितना 4, 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया तो अपने पास क्या हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6 हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट जब आप बात करेंगे तो ये आपके पास आएगा -60 मीटर, लेकिन यही आपको डिस्टेंस निकालना होता ना सर, अगर यही आपको डिस्टेंस निकालना होता तो चाहे एरिया रेफरेंस लाइन के नीचे है चाहे एरिया रेफरेंस लाइन के ऊपर है, सबको पॉजिटिव मानो। ठीक है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती तो उसका एरिया भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 5 + 60, तो कितना आ गया, ये अपने पास आ गया 70 मीटर। देखो कितनी बढ़िया चीज, ये जो अपने पास था वीटी कर्व, इससे देखो कितनी बढ़िया चीज हम लोगों ने कैलकुलेट कर दी। क्या कैलकुलेट कर दिया, जब इस ग्राफ को पढ़ने गए तो पढ़ते समय हम लोगों ने दो बातें देखी कि डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल करने से एक्सेलरेशन मिल जाता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल करने से अपने को एरिया मिल जाता है। अरे बात समझ आ रही है, और भाई डिपेंडेंट वेरिएबल और मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल करने से अपने को डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है, और जब मल्टीप्लाई करने से कुछ मिलता है तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, तो उसके लिए हम एरिया देखते हैं। अरे क्या यहां तक बात समझ आ रही है यार, अगर यहां तक गेम समझ आया तो तुम्हारा गेम ऑन है, फिर फिजिक्स तुमको बहुत आसान लगने वाली है। ठीक है, चलो अब सबने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा, और उसी प्रॉब्लम पर मैं अल्टीमेटली पहुंचना चाह रहा था, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स बेस्ड ऑन ग्राफ। देखो बेसिक चीजें मैंने करा दी तुमको, अब मैं तुमको एक स्टैंडर्ड नोटेशन की तरफ लेकर चलता हूं। वो क्या है कि अगर हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ पता है, देखो अगर हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, कैसे, एक अपने पास एक्स एक्सिस है, ये अपने पास वाई एक्सिस है, ध्यान देना, इधर अपने पास टाइम है, इधर अपने पास वेलोसिटी है, एक इसमें स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करी, और वो स्ट्रेट लाइन हमको ये मिली। ठीक है, हमने कहा कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी ना भाई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और जब टाइम कितना था, टाइम था t1। ठीक है, बहुत बढ़िया, जब टाइम t2 हो गया तो इसकी जो फाइनल रफ्तार थी वो हो गई v। ठीक, तो देखो भाई अब तुमसे कहा गया इसका एक्सेलरेशन बताओ, इनिशियल रफ्तार u, फाइनल रफ्तार v, ये अपने पास थीटा, और हम जानते हैं कि अगर हमको vt कर्व मिला है तो vt कर्व में स्लोप से हमको एक्सेलरेशन मिलता है, और स्लोप इक्वल्स टू अपने पास एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो ये u है, ये v है, तो ये तुमको क्या मिल जाएगा, ये तुमको मिल जाएगा v - u। अरे ठीक है, देखो v - u डिवाइडेड बाई, यहां से यहां तक t1 है, यहां से यहां तक t2 है, तो t2 - t1 को अपन t लिख सकते हैं। देखो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा t, तो यहां से अगर मैं देखूं a इक्वल्स टू v - u बाई t, तो v इक्वल्स टू u + at हो जाएगा, दैट इज नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ऐसे ही ग्राफ से निकल के आता है। अच्छा अगर सेकेंड इक्वेशन निकालना हो तो सेकेंड इक्वेशन में क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन हम जानते हैं ना भाई, डिस्प्लेसमेंट s इक्वल्स टू ut + ½ at स्क्वायर। तो देखो इससे क्या, जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो क्या करोगे, एरिया अंडर कौन सा कर्व, ये जो भी एरिया अंडर स्ट्रेट लाइन, ये जो भी है इसको a बना दो, इसको b बना दो, तो एरिया अंडर ab के अंदर जो एरिया आएगा उसको क्या लिखोगे 1/2। अरे भाई 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें एक ट्रायंगल बन रहा है और एक स्क्वायर बन रहा है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है, बेस अपने पास t है, बेस अपने पास t है, और भाई हाइट अपने पास v - u है, v - u है, बहुत बढ़िया। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना, एरिया ऑफ ये नीचे वाले रेक्टेंगल, देखो ये दो एरिया है टोटल, एक ये वाला एरिया है अपने पास, और दूसरा एरिया कौन सा है, दूसरा एरिया अपने पास ये वाला एरिया है बेटा। देखो तो जब तुम्हारे पास दो एरिया है तो एरिया अंडर ए बी की 1/2 इंटू टी इंटू वी माइनस यू कर देंगे, प्लस साइन लगा देंगे, और फिर उसके बाद ये वाला जो रेक्टेंगल का एरिया है ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ अपने पास है यू और ब्रेड्थ अपने पास टी, तो ये कितना हो गया ut प्लस 1/2 और v माइनस यू को अपन लिख सकते हैं at, तो 1/2 at स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है,
देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल गया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वहां पर भी डिस्प्लेसमेंट आ रहा है जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं तो वहां जब डिस्प्लेसमेंट आता है तो इस दोनों एरिया को एक साथ पढ़ते हैं। तो अगर एक साथ पढ़ोगे तो ये क्या होगा, ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो जाएगा। देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो जाएगा पूरा का पूरा। तो इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कितना, ये v प्लस यू, अरे ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है t, दिस इंप्लाइज दैट 1/2 इंटू v प्लस यू, और t की जगह क्या लिख सकते हैं, t की जगह क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बाई ए लिख सकते हैं क्या, v माइनस यू बाई ए लिख सकते हैं क्या। और तुम यहां से देखोगे तो तुमको क्या मिलेगा, s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, और इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। देखो अरे समझ आया। यहां के बाद हम लोग इधर चले आए, सिंपल सी कैलकुलेशन है यार। देखो अब जब हम ग्राफ की बात किए तो हमने ग्राफ से कितनी सारी चीजें कैलकुलेट कर दी, अरे करी ना यार। देखो भाई वी टी ग्राफ था, पूरी इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर दी। बस कैसे, क्योंकि मुझे पता है कि भाई डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल करने से, डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल करने से हमको जो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है उसके लिए अपन स्लोप देखते हैं, और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने से अगर कुछ मिलता है तो उसके लिए अपन एरिया देखते हैं। तो वेलोसिटी इनटू टाइम से हमको डिस्प्लेसमेंट मिलता है, और वेलोसिटी अपॉन टाइम से हमको एक्सेलरेशन मिलता है। तो जब हमको एक्सेलरेशन की नीड थी तो हमने स्लोप देखा, और जब हमको डिस्प्लेसमेंट की नीड थी तो हमने एरिया देखा। लेकिन इन सब के लिए हमको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब इसके बाद हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में, और उसमें अपन बात करेंगे किसके बारे में भाई, उसमें हम बात करेंगे पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो पैराबोलिक होता है, और पैराबोलिक ग्राफ की क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और उसका फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मन लगाकर लगे रहिए, हिम्मत धर के पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ने से ही आपका जीवन है। ठीक है, जो समय है ये समय आपके लिए बहुत कीमती है। अगर इस अपने प्राइसलेस, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, समझ लो इस प्राइसलेस टाइम का अगर तुमने वैल्यू किया ना तो तुमको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। समझ रहे हो, वक्त ये जो है ना, ये वक्त तुम्हारा है, ये सपने भी तुम्हारे हैं, पूरे भी तुमको करने हैं। माना डगर थोड़ी मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। वक्त यही है, करना यही है। चाहे तो मेहनत कर लो, और चाहे तो इस समय को सोने में बिता दो। ठीक है, मन लगाकर मेहनत के साथ लगे रहिए, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा अगर आप हिम्मत रखकर पढ़ते रहेंगे तो। ठीक है, थोड़ा बोरिंग काम है पढ़ना, 99% लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है पढ़ने में, और इसी वजह से पढ़ाई कठिन है। क्योंकि यहां कई बार हमको फोर्सफुली बैठना पड़ता है। बट आपको देखना है ना कि इसके बाद मुझे करना क्या है लाइफ में। मोटिवेशन बनाना है, छोटे छोटे गोल्स रखने, उनको क्रैक करना है और उनको फोड़ना है। और अगर आप सीक्वेंस में फोड़ते चले जाएंगे सर, अपने छोटे छोटे गोल्स को ब्रेक करते चले जाएंगे, तो आप बड़े गोल तक कब पहुंच जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले ही दिन बहुत बड़ा गोल मत बनाइएगा। एक विजन होना अच्छी बात है, लेकिन उस विजन को गोल समझ लेना यह बहुत बड़ी गलती होती है। तो अपने विजन को गोल मत समझिए, गोल अपने डेली रूटीन्स के बनाइए। 1 घंटे, आधे घंटे, 45 मिनट, 50 मिनट ऐसे गोल बनाइए। मन लगाकर लगे रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये गारंटी है। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, मेहनत करनी है, और अपने विजन को अपना गोल नहीं समझना है। गोल डेली बनाने हैं, डेली पूरा करना है, और डेली फोड़ना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।